शुरू करें भी। तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिखा हुआ है। तो उसी को डेडिकेटली डिस्कस करने वाले अपन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को। और ये सारी कैलकुलेशन जो परफॉर्म की गई है वो किसके द्वारा परफॉर्म की गई है? ऐसा रंगनाथ। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो ऐसा रंगनाथन है उन्होंने अपने इन 5 सूत्रों के लिए सबसे पहले जो टाइटल, जहां पर प्रस्तावना लिखते हैं वहां पर उन्होंने लिखा, हाउ सिंपल, हाउ ट्राइबल एंड येट हाउ सेमिनल। कितना मामूली, कितना छोटा और कितना गुड। इसका मतलब है कि ये जो 5 सूत्र है, देखने पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा 5 बातें तो कही गई है, और ऐसे लगेगा 5 छोटी छोटी लाइंस है तो वो 5 सूत्र है। लेकिन ये क्या है? बहुत ज्यादा गूढ़ है। गूढ़ का मतलब इसमें डीप एनालिसिस छुपे हुए हैं इन लाइंस में। ठीक है, तो ये उन्होंने लाइन बोली थी 5 सूत्रों के लिए, हाउ सिंपल, हाउ ट्रिबल एंड येट हाउ सेमिनल। कि जो ये 5 सूत्र है ये कितने मामूली है, कितने छोटे हैं, लेकिन कितने गूढ़ है। ये उनका स्टेटमेंट था ऐसा रघुनाथन का, किसके लिए? 5 सूत्रों के लिए। पहले हम इसकी विषय वस्तु पढ़ेंगे। विषय वस्तु का मतलब हो गया कि ये तथ्य किससे जुड़ा हुआ है, कैसे पूरी बात चालू होती है। ठीक है, और बिल्कुल आसान शब्दों में जो पूरी चर्चा है उसको देखेंगे अपन। सबसे पहले देखिए, ये पूरी बातें जो है मैंने उन्हीं की बुक से उठाई है, कॉपी करके फिर मैंने उनको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको सोर्स भी दूंगा यहाँ पर संदर्भ डाल के कि कहां से ये पूरा डेटा लिया गया है, किस किस बुक से क्या क्या डेटा लिया है। तथ्य क्या है? मैं अंधकार में किसी गुप्त कोश की खोज में भटक रहा था। ये कौन कह रहे हैं? रंगनाथन जी कह रहे हैं कि मैं अंधकार में किसी गुप्त कोश की खोज में भटक रहा था, कि एक ऐसा कोई मुझे कोश मिल जाए। ठीक है, ऐसा गुप्त कोश मिल जाए जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को, मेरी नीड्स को फुलफिल करे। इसी समय मुझे एक बहुत बड़ी सहायता मिली, और उसी समय उनको एक सहायता मिलती है। ये सहायता मुझे श्री एडवर्ड बी रोज से मिली। एडवर्ड बी रोज कौन है? जो ऐसा रंगनाथन है उनके गुरु है। पहला प्रश्न यही से बनता है, जो ऐसा रंगनाथन है, ऐसा रंगनाथन है उनके गुरु का नाम क्या है? तो आप कहते थे एडवर्ड बी रोज। तो एडवर्ड, जब बंदा प्रॉब्लम में होता है तो हमेशा सॉल्यूशन कौन देता है? गुरु ही देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जस्ट वही बात ये मेंशन कर रहे हैं, ये सहायता मुझे श्री एडवर्ड बी रोज से मिली। उनके संपर्क से मुझे ज्ञान भी मिला। ठीक है, वर्ष, और ये हिंदी इसका भी ट्रांसलेशन हो गया, क्या लिखा हुआ था ये? ठीक है, ये हिंदी में कौन सा सन है? ये है 1906। ठीक है, ये 1906। 1906 तो नहीं हो सकता। 1600 हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेंगे, क्या मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है। ठीक है, इंग्लिश में। जब से वे मुझे गणित पढ़ाया करते थे, मेरा नया पुस्तकालय मेरे प्रोफेसर के, सॉरी यहीं तक पहले बात पूरी करेंगे। वे मुझे क्या पढ़ाया करते थे? मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो जो एडवर्ड बी रोज है वो उनके मैथमेटिक्स के टीचर है, उनका नाम है एडवर्ड बी रोज। ठीक है, मेरा नया पुस्तकालय मेरे प्रोफेसर के घर से कॉलेज जाने के रास्ते में पड़ता था। इनका जो नया पुस्तकालय है, मेरे प्रोफेसर के घर से कॉलेज जाने, जो प्रोफेसर है उनके घर से जब कॉलेज जाते थे उनके बीच में ही ये जो पुस्तकालय है वो पड़ता था। इसी कारण हमारा अक्सर उनसे मिलना जुलना अत्यंत सुगम होता था। इसका मतलब इजीली हम एक दूसरे से मिल पाते थे। मैं अपनी कठिनाइयों और उन्नति के बारे में प्रतिदिन उन्हें बताया करता था। हर दिन बताते थे कि ये तो प्रोग्रेस हुआ है और इसको लेकर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। तो कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी बताते थे, कहाँ पर प्रोग्रेस की जा रही, प्रॉब्लम और प्रोग्रेस दोनों के बारे में वो उन्हें बताते। मेरी पहली और विशेष कठिनाई जो मैंने उन्हें अधिकतर बताया था, पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों की खोज कैसे।
वो अपने गुरु से हर दिन पूछते थे कि बताइए कि पुस्तकालय से संबंधित जो भी सिद्धांत है उनकी खोज कैसे की जाए। एक दिन प्रोफेसर रोस मेरे घर सायकाल 4 बजे ही आ पहुंचे। एक दिन 4 बजे आ गए। हम अपने विचारों के सागर में अंतिम डुबकी लगा रहे थे और इसमें हमने अपने 2 घंटे सिद्धांतों की एकरूपता पाने के प्रयास में व्यर्थ ही व्यर्थ ही निकाल भी दिए थे। 2 घंटे तक तो ये समझ में नहीं आया कि सिद्धांत क्या हो गया। 2 घंटे तक जो डिस्कशन है वो चलता रहा लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। उस समय लगभग 6 बजे थे। प्रोफेसर साहब घर जाने के लिए तैयार हो गए और वे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे ही थे कि अचानक एक प्रकाश की किरण कौंध गई का मतलब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण मिल गई। ठीक है। सहसा उनकी आंखों में एक चमक आ गई और उनके होठ फड़कने लगे, मानो अब किसी छिपी हुई बात का उदय होने ही वाला है। और मैं सोच में पड़ गया। प्रोफेसर रोज ने कहा, तुम्हारा मतलब है पुस्तक के उपयोग के लिए है। ये पहली लाइन उनके बुक से लिखी थी। ठीक है, ये सारा जो दृष्टांत है वो उस पुस्तक में लिखा हुआ है। और मैंने ऊपर लिखा ना तथ्य कि ये जो सारी कैलकुलेशन है ये कैसे चालू हो रही है, अपन वो चीज समझ रहे हैं कि भाई साहब प्रोफेसर रोज है उनके साथ डिस्कशन हुआ। पहले 2 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। फिर जब वो जाने लगे अचानक से उनके माइंड में ये स्टेटमेंट आया। क्या स्टेटमेंट आया कि जो पुस्तकें हैं वो क्या है, पुस्तकें उपयोग के लिए है। इतना कहकर मुस्कुराए, इतना कहकर मुस्कुराए और मोटरसाइकिल को चला दिया। इतना बोलकर वो तो क्या हो गए, मोटरसाइकिल को चला दिया। मैं प्रसन्नता से विभोर हो गया। ये कौन है विभोर होने वाला, ऐसा भाई साहब। ठीक है। और इस तरह मुझे मेरा पहला सिद्धांत। तो आपसे बहुत बार ये प्रश्न एग्जामिनेशन बहुत बार पूछता है कि जो ऐसा रंगनाथन है, इन्होंने जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिखे हैं ये किस आधार पर लिखे हैं, किन की सहायता से लिखे हैं। तो देख लीजिए आप, पहला सूत्र जो है वो खुद नहीं लिख रहे हैं। पहला सूत्र उन्हें कौन देके जा रहे हैं, उनके जो गुरु है एडवर्ड टी रोज, वो उन्हें देके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई एक स्टेटमेंट बोल के जाते हैं पुस्तकें किसके लिए, उपयोग के लिए। और यही जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसका पहला सूत्र। तो ये तथ्य बताने के पीछे कारण क्या था, इसके पीछे का कारण था कि सबसे पहले हमें ये पता चले कि ये जो सारा सिस्टम है ये चालू कहां से हुआ। दो कन्वर्जन चल रहे हैं, एक गुरु और एक शिष्य है, उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है। और जो शिष्य है वो हर दिन ये कहता है कि गुरुजी ये बताओ आपको कि लाइब्रेरी साइंस है उसके में सिद्धांत कैसे लिखे, क्या सिद्धांत होने चाहिए इसके। तो ये डिस्कशन लंबे टाइम तक चलता रहा और उस दिन 2 घंटे तक ये डिस्कशन चला, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और फाइनली जाते समय जो है वो गुरुदेव कहते हैं कि पुस्तकें जो है वो किसके लिए है, उपयोग के लिए। यही जो स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट लोअर है। तो ये तथ्य बताने के पीछे तो कारण था कि आप चीजों को लिंक कर पाए। जब आपको ये बात पूछी जाएगी कि एक तो ऐसा रंगनाथन के गुरु का क्या नाम है, तो एडवर्ड बी रोज। ऐसा नहीं कि इनके एक ही गुरु, और भी आगे गुरु आएंगे। अभी फिलहाल हम जो बेसिक पॉइंट है उसकी बात। ठीक है, एक तो गुरु का नाम क्या है और दूसरी बात ये जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसकी स्थापना कहां से हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है वो आपको पता है। शुरुआत का जो दृष्टांत है वो मैंने आपको बता दिया है। और आपके सामने उनके गुरु और जो ऐसा रघुनाथन जी ये बात कर रहे होंगे और आपके माइंड में ऐसी इमेज बनी होगी कि इस बंदे ने ये कहा फिर इस बंदे ने ये, इस तरह की इमेज आपके सामने बनी होगी। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहे जाने वाले एस.आर. रंगनाथन को इंग्लैंड में अपनी शिक्षा काल सितंबर 1924 से जुलाई 1925 में ही यह आभास हो गया कि भारत तथा विदेशों में भी पुस्तकालयों की व्यवस्था तथा पुस्तकालय विज्ञान के अध्ययन व्यवस्था की भी संतुष्टजनक नहीं है। इसका मतलब यह है उनको ये समझ में आ गया था कि ना तो भारत में स्थिति अच्छी है पुस्तकालयों की और ना ही विदेशों में पुस्तकालय की स्थिति है वो अच्छी है। ठीक है, इसका मतलब संतुष्टजनक नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई आधारभूत नियम या सिद्धांत
अथवा दर्शन यानी कि फिलोसॉफी काम नहीं कर। अच्छी स्थिति नहीं होने के पीछे का कारण क्या था कि कोई सिद्धांत नहीं था जिनको ध्यान में रखा था। अगर आपके जीवन में सिद्धांत नहीं होते तो जीवन कैसा होता है? बिना अनुशासन। और बिना अनुशासन का जीवन होता है उसमें कभी प्रोग्रेस नहीं होती। और आप थोड़े से अनुशासित रहते हैं कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है, ठीक है, आपकी जो एक्टिविटी है वो प्लान होती है। तो जो प्लान होती है उसी को आप क्या कह देते हो? प्रिंसिपल कह देते हो। बहुत बार आप कहते हो कि सर आपको चाय पीना, आप कहते हो चाय नहीं पीना। मैं पूछ लिया आपको क्यों नहीं पीते, आप कहते हैं मेरा सिद्धांत है, मैं नहीं पीता। तो आप सिद्धांत किस लिए बनाते हैं? बेटरमेंट के लिए। जो भी लाइफ है उसको और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके उसके लिए आप सिद्धांत। तो यहाँ पर हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की, लाइब्रेरी साइंस को बेटर बनाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत थी? सिद्धांतों की जरूरत थी, प्रिंसिपल्स की जरूरत थी। इसके उत्थान के लिए उसी समय मस्तिष्क में पुस्तकालय विज्ञान के लिए नियम या कानून बनाने की ठान लिया था। ये कौन कह रहे हैं? ऐसा रंगनाथन कह रहे हैं कि भाई जो मेरी एजुकेशन हुई थी 1924 से 1925 में इंग्लैंड में, जब इनकी शिक्षा चल रही थी, क्योंकि भारत की स्थिति तो इनको पहले से पता थी। अब जब विदेश में गए तो विदेश की स्थिति भी इनके सामने आ गई। तो ये कह रहे हैं कि जब मुझे वहां की स्थिति पता चली तो मैंने ठान लिया कि जो लाइब्रेरी साइंस है इसके लिए मुझे क्या बनाने हैं? नियम कानून जो है वो बनाने हैं। इन विषयों की कल्पना डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सन 1928 में कर ली थी। अब देखो यहां पर सबसे पहला यही प्रश्न आता है। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इनकी कल्पना कब की गई थी? तो 1928 में कर ली थी। और वर्ष 1931 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांत के रूप में अपनी पुस्तक प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस, ये टू अलग है इसमें, ये टीओ वाला टू है, प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस नाम की जो पुस्तक है वो प्रकाशित की। तो सबसे पहली बात आता है कि प्रतिपादन कब किया? कल्पना करने को दूसरा हिंदी में शब्द यूज करते हैं प्रतिपादन, ठीक है। तो प्रतिपादन किया गया है 1928 में, और प्रकाशित कब की गई? 1931 में। किस जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो ये प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस जो है इस पुस्तक का नाम है। और इसके अंतर्गत क्या मिलेंगे आपको? लाइब्रेरी साइंस के सिद्धांत मिलेंगे। और ये सिद्धांत क्यों मिल रहे हैं इसका कारण पीछे मैंने आपको डिफाइन किया है। और बाद में ये सूत्र एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रंगनाथन, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रंगनाथन को जाते हैं मतलब उन्हीं को डेडिकेट थे, प्रकाशित हुए, जिसका श्रेय जो है वो किसके पास है? एस आर रंगनाथन के पास। ये यहां पर है, जिसका श्रेय किसको दिया जाता है? एस आर रंगनाथन को दिया जाता है। प्रत्येक विषय के कुछ अपने मूलभूत सिद्धांत या नियम होते हैं। हर विषय जो है उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जो अपने आप में पूर्ण या स्वयं सिद्ध होते हैं। पूर्ण का मतलब क्या हो गया? जो कंप्लीट है, अगर आप उनको फुलफिल कर देंगे तो आपकी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। इन मूलभूत सिद्धांत या नियमों को उस विषय की आत्मा या सिद्धांत या लॉ ऑफ सब्जेक्ट कहा जाता है। ये जो सिद्धांत होते हैं इनको क्या कहा जाता है? उस सब्जेक्ट की आत्मा कहा जाता है, या उस सब्जेक्ट का क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं, या उस सब्जेक्ट का लॉ कहते हैं। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो पुस्तकालय विज्ञान है उसकी आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है उसको पुस्तकालय विज्ञान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि उसी से सारी चीजें क्या होने वाली है? मेंटेन होने वाली। इसी प्रकार से पुस्तकालय विज्ञान के अपने मूलभूत सिद्धांत या नियम हैं, जिनको पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। इन सूत्रों को ग्रंथालय की गतिविधियों का दर्शन माना जाता है, यानी कि फिलोसॉफी मानी जाती है। ये लोग पुस्तकालय विज्ञान में आने वाली परेशानियों में एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी लाइब्रेरी में, उसमें एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में आपके सामने होगी। ये सूत्र निम्नलिखित है। 5 सूत्र जो है वो कौन कौन से हैं? तो पहला सूत्र है पुस्तक के उपयोग के लिए, जो फर्स्ट जो लॉ आता है, फर्स्ट जो रूल आता है वो आता है पुस्तक के उपयोग के लिए। दूसरा जो सूत्र आता है
वो आता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाए, पुस्तकालय एक वर्णनशील ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब ये देखिए, प्रत्येक पुस्तक के उपयोग के लिए, बुक्स आर फॉर यूज, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज और हर बुक, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर, पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ रीडर, पुस्तकालय एक वर्धनशील ऑर्गेनिज्म है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो आपके पास टोटल 5 सूत्र है और ये 5 सूत्र तो मैं आपको पहले ही याद करवा चुका। प्रश्न सीधा सीधा आपके जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें सीधा सीधा पूछा जाता है, लाइब्रेरी का तीसरा सूत्र कौन सा है, लाइब्रेरी का 5वां सूत्र कौन सा है, लाइब्रेरी का दूसरा सूत्र कौन सा है। ठीक है, इस तरह से सीधे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो यूजीसी में आपको मैच द फॉलोइंग में ये 5 के 5 सूत्र दे देता और इधर टेबल दे देता, मैच करना होता उसमें, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस तरह से आपको मैच करवाता है। तो यहां पर जो फर्स्ट सूत्र है वो है पुस्तक के उपयोग के लिए, दूसरा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठकों का और पुस्तकालय एक, बात समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे 5 इंपोर्टेंट सूत्र पुस्तकालय के, जो किसने दिए हैं, एस कुमार। इसके बाद फिर आगे चलते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले सूत्र। ठीक है, जो पहला सूत्र है वो क्या है, पुस्तक के उपयोग के लिए है। ये हमारा पहला सूत्र है, कितना मामूली, कितना छोटा और कितना गुण, जैसा कि सूत्र के उच्चारण मात्र से, इस सूत्र के उच्चारण मात्र से हमको विदित हो जाता है कि जो एक बहुत ही सरल सा कथन है, इस कथन की उपादेयता भी कथन के पाठन से स्पष्ट हो जाती है। किसी भी लेखक का ग्रंथ लिखने का जो उद्देश्य यही होता है कि उसके विचार दूसरे तक पहुंचे और उन विचारों का क्या महत्व है पता चल सके। भाई कोई भी जब राइटर बुक लिखता है तो उसका मोटिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य होता है कि जो चीजें मैं लिख रहा हूं लोग उसे पढ़े और जो नॉलेज है वो उन तक डिलीवर हो, ये उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो सूत्र भी क्या है, पुस्तकें किसके लिए, पीओ के लिए। तो ये छोटी सी जो स्टेटमेंट है इसमें बहुत सारी बातें जो है वो छुपी हुई है। इस सूत्र के कुछ सह संबंधित कथन है जो इसको पूर्ण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सह संबंधित का मतलब हो गया कुछ ऐसी बातें हैं जो इनडायरेक्टली इस स्टेटमेंट से कनेक्टेड है कि पुस्तक के उपयोग के लिए। बहुत सारे स्टेटमेंट है जो क्या है, इससे कनेक्टेड है कि पुस्तक किसके लिए है, उपयोग के लिए है। ठीक है भाई, क्लास में आ जाओ। ठीक है, जो भी क्लास है बाहर है। अब मैं आपको पिक करूंगा पर्टिकुलरली नाम लेके, फिर आपको बुरा लगेगा। ठीक है, जो अभी बाहर घूम रहे हैं ना इधर उधर कहीं, क्लास में। ठीक है, किसको मैंने कहा था वो समझ में आ गया। चलिए, तो कौन कौन से स्टेटमेंट है जो इसको रिलेट करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखो मत। ठीक है, सब चोर हो यहाँ पर। इस सूत्र के कुछ सह संबंधित कथन है जो इसको पूर्ण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो कौन कौन से स्टेटमेंट है जो इससे रिलेट करें। पहला स्टेटमेंट है, पुस्तकालय में प्रवेश या सदस्यता के लिए एक सरल नीति। इसका मतलब जब भी कोई प्रवेश करे पुस्तकालय में तो सदस्यता के लिए, यानी जब वो उसका मेंबर बने पुस्तकालय का, तो उसके लिए एक बहुत ही इजी सा नियम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको 25 पेज का फॉर्म पकड़ा दे ले भर, वो गए मैं तो नहीं, सदस्यता ही नहीं लेनी मुझे। ठीक है, ये 25 पेज का कोई फॉर्म होता है। इसका मतलब जब उसको मेंबर बनाया जा रहा है, जब वो प्रवेश कर रहा है पुस्तकालय में, तो उसकी बहुत इजी सी एक प्रोसेस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम ये बात बोल रहे हैं इसलिए इजीली उपयोग तभी तो कर पाएगा तो बंदा इरिटेट नहीं होगा।
आते ही आप उसको 25 पेज का फॉर्म पकड़ा देंगे तो इरिटेट हो जाएगा, वो कहेगा नहीं मेंबरशिप लेनी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ गया पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रणाली, इसे ओपन एक्सेस सिस्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओपन एक्सेस सिस्टम। जैसे आप किसी मॉल में जाते हो, तो मॉल में जब आप प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह, तो क्या वहां पर प्रोडक्ट लेने से पहले क्या आप किसी को डिमांड करते हो कि भाई ये वाला प्रोडक्ट दीजिए, या आपके सामने प्रोडक्ट रखे अपनी तरफ से प्रोडक्ट लो रखो और उस ट्रॉली के अंदर रख दो और उसके बाद सारे प्रोडक्ट को एक साथ बाई कर, ऐसा ही तो करते हो आप? इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आपके सामने रखा है तो डायरेक्टली आप उसे क्या कर लेते हैं? एक्सेस कर लेते हैं। और ओपन एक्सेस का मतलब है कोई भी किसी भी बुक को पढ़ सकता है खुद से ही लेकर, ये ओपन एक्सेस। तो ओपन एक्सेस होने से फायदा क्या होगा? लोग जो है वो क्या कर पाएंगे? पुस्तक का उपयोग कर पाएंगे जो उनको ठीक लगेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई बंदा प्रोडक्ट लेने गया है और शर्मीला है, और प्रोडक्ट ऐसा है कि वो बोलकर ले नहीं पाएगा। ठीक है। बट इन दिस सेंस अगर वो ओपन एक्सेस क्राइटेरिया है तो उसको जरूरत ही नहीं है, जो उसको प्रोडक्ट चाहिए वो क्या होगा? ले लेगा। यहां पर भी ऐसा ही सिनेरियो है। मान लीजिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट, आपको साइंस की बुक पढ़नी है, तो आपसे वो पूछेगा भाई किसके स्टूडेंट हो? आपने कहा आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। अब आप साइंस की मांगोगे तो वो चार बातें पूछेगा, साइंस की क्यों पढ़ रहा है जब आर्ट्स का स्टूडेंट? लेकिन अगर ओपन एक्सेस होगा तो क्या होगा? ऐसी दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली बोलेंगे भाई पुस्तकें तो किसके लिए? पीओ के लिए। जो बढ़िया लगे वो वाली पुस्तक पढ़ो आप। पुस्तकों की निःशुल्क उपलब्धता, जो पुस्तकें हैं वो निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके लिए चार्ज लिया जाए। जो भी रीडर्स आ रहे हैं उनसे चार्ज लिया जाए, फिर तो उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चार्जेबल हो बुक्स। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो भी पुस्तकें हैं वो क्या होनी चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं घर ले जाओ पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। पुस्तकालय में जाए थैला भर के ले आए, वो नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट किसके लिए? रीडिंग के लिए। उसके बाद है पुस्तकालय की स्थिति। जो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर लोग इजीली पहुंच पाए। ऐसी लोकेशन पर पुस्तकालय होना चाहिए, जैसे कोई कांकड़ में खोल दे, खेत में, कि आ जाओ भाई पुस्तकालय यहाँ पर, वहां कोई बंदा पहुंचेगा ही। इसका मतलब लोकेशन क्या होनी चाहिए? इजी टू रीच, जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। और कोशिश करे कि जो क्राउडेड एरिया है उसके सेंटर में लाइब्रेरी, तो सेंटर में लाइब्रेरी होगा तो फायदा क्या होगा? लोग इजीली पहुंच पाएंगे, इजीली बुक्स पढ़ पाएंगे। तो ये जितने भी बिंदु बताए जा रहे हैं इनका प्रश्न आता है। पुस्तकालय की स्थिति से संबंधित कौन सा सूत्र है? ऐसे पूछेगा वो। अब आप सोचोगे स्थिति की बात कौन कर? स्थिति का मतलब ये है यहाँ पर कि स्थिति अगर सही होगी तो बंदा इजीली क्या कर पाएगा? उपयोग कर पाएगा। अगर सही लोकेशन पे पुस्तकालय होगा तो इजीली क्या कर पाएगा? वो उसका यूज कर पाएगा। ठीक है। तो पुस्तकालय की जो लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए? इजी टू रीच होनी चाहिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, और कौन से बिंदु है? पुस्तकालय का समय कब खुलता बंद होता है, ये डिफाइंड होना चाहिए। और वही बात फिर से कि जो डिफाइंड है वो भी एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रात को 3 बजे खुल रहा है। ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक टाइम होना चाहिए उसका। पुस्तकों का चयन और रख रखाव, पुस्तकों का चयन जो है और जो रख रखाव है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। जब आप पुस्तकें चयन कर रहे हैं कि मेरी लाइब्रेरी में ये पुस्तकें होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप खुद के इंटरेस्ट की पुस्तकें चुने। ये बात हमारी पीछे की क्लास में भी हुई थी कि जो हमारा खुद का इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू नहीं करते। हम क्या किस चीज पे फोकस करते हैं? हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो पाठक है उसके इंटरेस्ट की बुक हमारे लाइब्रेरी में। तो पहली बात तो होगी कि पुस्तक वालों का जो चयन है, पुस्तकों का जो चयन है वो पाठक के अनुसार किया जाए। और रख रखाव सिस्टमेटिकली रखी हुई हो। ठीक है। ऐसे आपको पता है कि जो टाइटल है वो लोगों का दिखना चाहिए, बट आप तो उल्टी रख देते हो उसे, पता ही नहीं चले पुस्तक है किसकी। इसका मतलब रख रखाव क्या हो गया? गलत हो गया। अब बंदा पता ही नहीं लगेगा उसको कि बुक है कहां पर, कौन सी बुक है।
तो रख रखाव क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक, प्रॉपर रेंज में सिस्टमेटिकली सारी बुक होनी चाहिए। पुस्तकालय भवन और भवन की बनावट और उसका फर्नीचर, ये उपस्कर नहीं है, ये कुछ अलग वर्ड था यहाँ पर, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिए कि पुस्तकालय भवन और जो उसका फर्नीचर है वो क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। जो भवन है वो ऐसा नहीं हो कि भूत बंगला लगता हो, अंदर घुसते ही ठीक है पता चले कि ये तो ऐसा लग रहा है कि पढ़ा तो जा नहीं सकता, मगर डर जरूर सकता है, ठीक है। तो जो भी पुस्तकालय का भवन है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। और आगे जाकर जब हम पुस्तकालय भवन की बात करेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। पुस्तकालय का भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें सूर्य की रोशनी आसानी से पहुंचे। पुस्तकालय का भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें नमी ज्यादा नहीं हो, ह्यूमिडिटी नहीं हो। पुस्तकालय का भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। पुस्तकालय का भवन ऐसा होना चाहिए जो साउंड प्रूफिंग हो, जिसमें शोरगुल नहीं हो, बाहर की आवाजें अंदर नहीं आती हो। पुस्तकालय का भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो ग्रीनरी है उसके कुछ पॉइंट्स वहां पर हो बीच में, जिससे जो माइंड है वो प्लीजेंट फील करे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आगे जाकर हम पुस्तकालय भवन के लिए पढ़ेंगे। तो हम कह रहे हैं कि जो पुस्तकालय का भवन है, उसकी बनावट है, उसका फर्नीचर है, वो भी किससे जुड़ा हुआ है? बंदा वहां बैठ के तभी तो पढ़ेगा जब उसको प्रॉपर माहौल मिलेगा। पुस्तकों का व्यवस्थापन, नवीनतम तकनीकी या पद्धतियों द्वारा पुस्तकों का क्या करना है? आपको व्यवस्थापन करना है। उसके बाद है परामर्श सेवा, यानी कि रेफरल सर्विस जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। रेफरल सर्विस क्या है, आगे इसकी बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई भी तरह की मान लीजिए कुछ बंदा पूछ रहा है आपसे कि मुझे ये वाली पुस्तक पढ़नी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आप उसे रेफर कर पाए कि इसके लिए आपको ये वाली पुस्तक पढ़नी चाहिए, वो ठीक रहेगी, उसमें आपको कंटेंट बढ़िया मिलेगा। तो उसे रेफरल सेवा कहते हैं। आगे जाके ये भी पूरा टॉपिक आने वाला है। उसके बाद है प्रशिक्षित पुस्तकालय स्टाफ। जो स्टाफ वहां पर काम कर रहा है, ऐसे नहीं किसी को भी बिठा दिया ले भाई तू लाइब्रेरी संभाली भाई, ठीक है। जो भी स्टाफ काम कर रहा है वो क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित। इसका मतलब उसने भी पहले लाइब्रेरी साइंस में कुछ अच्छा परफॉर्म कर रखा हो, डिप्लोमा डिग्री कर रखा हो, उसको बिठाया। प्रचार और प्रसार, जो भी पुस्तकालय है उसका प्रचार प्रसार करें। जो भी, इसका मतलब जस्ट लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी स्कूल होती है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, तो वो क्या करता है? अपना प्रचार प्रसार करता है। भाई ये नया बैच स्टार्ट होने वाला, हम क्या करते हैं? ये नया बैच इस दिन से स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही जो नई बुक्स आती है उनका प्रचार प्रसार किया जाए, लाइब्रेरी का प्रचार प्रसार किया जाए कि हमारी लाइब्रेरी में ये वाली सुविधाएं हैं, इस तरह की बुक्स अवेलेबल है, इस तरह का माहौल है, कंफर्टेबल जो सीटिंग है वो अवेलेबल है। तो उससे क्या होंगे? वो अप्रोच होंगे, जो रीडर है वो कोशिश करेंगे चलो जाके ट्राई करें, ठीक है। तो ये हमारे 11 पॉइंट्स थे जो इससे रिलेटेड थे कि क्या क्या जो है वो रूल नंबर 1 से जुड़ा हुआ। प्रश्न क्या आता है? प्रश्न देखिए, प्रश्न आता है कि पुस्तकालयों का व्यवस्थापन नवीनतम तकनीकी और पद्धतियों द्वारा, ये बात किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे ये बात जो रूल नंबर 1 है, जो नियम 1 है, उससे संबंधित है। और नियम 1 क्या है? पुस्तक के उपयोग के लिए पुस्तकालय का कौन सा नियम पुस्तकालय भवन के बारे में बात करता है? पहला नियम, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आएगा, पुस्तकालय का कौन सा नियम रेफरल सर्विस की बात करता है? फर्स्ट नियम, पुस्तकालय का कौन सा नियम ओपन एक्सेस प्रणाली की बात करता है? बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला नियम, ठीक है। एक बार फिर से जो 11 पॉइंट्स है उनको एक बार देख लेते हैं। जो सदस्यता है उसका नियम क्या होना चाहिए? सरल। और दूसरा हो गया मुक्त प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध हो जानी चाहिए। पुस्तकालय की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो सेंटर होनी चाहिए। लोकेशन कहां पर होनी चाहिए? सेंटर में होनी चाहिए। जिस भी एरिया में आप, उसके सेंटर में आपका लाइब्रेरी होना चाहिए। इसके बाद आता है पुस्तकालय का जो समय है वो फिक्स होना चाहिए। पुस्तकालय पुस्तकों का चयन स्वयं के लिए नहीं, जो पाठक है उनके लिए आप चयन करें, ठीक है। और उनका रख रखाव सिस्टमेटिकली होना चाहिए। पुस्तकालय भवन और उपस्कर, जो उसका बनावट है, उसका जो फर्नीचर है, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए।
पुस्तकालयों का जो व्यवस्थापन है उसमें नई तकनीक से, पद्धतियों से एक प्रॉपर व्यवस्थापन, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होना चाहिए। जो रेफरल सर्विस है वो भी किसके अंतर्गत आता है? फर्स्ट नियम के अंतर्गत। प्रशिक्षित पुस्तकालय स्टाफ होना चाहिए, प्रचार और प्रसार होना चाहिए। ये सारी बातें जुड़ी हुई है किससे? और फर्स्ट लॉ क्या है? पुस्तके पीओ के जो लिखे हैं। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बार मुझे दिए वो दीजिएगा, अगर कोई एडिशनली पॉइंट अगर इसमें है तो वो देखिए। देखिए लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इससे आगे आइए थोड़ा है। देखिए पहला वाला जो है उसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरी लोकेशन, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। त्रिमूर्ति लिखा हुआ है पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। ठीक है, पुस्तक के उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, और ये 5 नियम लिखने के बाद पहला नियम लिखा है बुक्स आर फॉर यूज। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लाइब्रेरी लोकेशन, लोकेशन कहां पर होनी चाहिए? सेंटर में। ये बात मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है ऑल्सो टॉक्ड इन फोर्थ रूल। ये वाली बात जो हम सेंटर वाली बात करते हैं, जो लोकेशन वाली बात करते हैं, ये बात हम फोर्थ रूल में भी करेंगे। जो चौथा नियम है उसमें भी ये वाली बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद है लाइब्रेरी और पाठक के अनुसार होनी चाहिए। जो लाइब्रेरी के ऑर्स है वो पाठक के अनुसार होनी चाहिए। वर्किंग जो टाइम है होता है लाइब्रेरी का 362 डेज, 3 दिन के हॉलीडे होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। उसके बाद है लाइब्रेरी का जो फर्नीचर होना चाहिए वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू BSI, भारतीय ब्यूरो ऑफ, भारतीय ब्यूरो ऑफ, नहीं ये तो कट किया हुआ है, BSI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे डिस्कशन करेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद जो लाइब्रेरी स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए। यहां मैंने 4 पॉइंट वो लिखे हैं जो एग्जामिनेशन जनरली पूछता है, जबकि यहां पर मैंने आपके साथ 11 पॉइंट डिस्कस किए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है जी, ऐसे ही अब 2 नंबर की बात करें। तो पहला रूल नंबर 1 सभी को समझ में आ गया, क्वेश्चन कहां से आ गए वो समझ में आ गया, कैसे पूछा जाएगा प्रश्न ये समझ में आ गया। चलिए जी, अब चलते हैं लाइब्रेरी के रूल नंबर 2 की तरफ। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज हर बुक। प्रथम सूत्र की मांग है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, और दूसरे सूत्र की मांग करता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक अर्थात पुस्तकें सबके लिए। अगर आप देखें तो जो पहला नियम था कि पुस्तक के उपयोग के लिए, तो उपयोग कौन करेगा? पाठक। तो पाठक को क्या मिले? पुस्तक। इसका मतलब दूसरा नियम कहीं ना कहीं ये बात मेंशन कर रहा है, पुस्तकें सबके लिए। इनडायरेक्टली इसमें ये लाइन छुपी हुई है, पुस्तकें सबके लिए, बुक्स आर फॉर ऑल। ये सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है बुक्स आर फॉर ऑल की अवधारणा किस सूत्र से संबंधित है? तो आप कह देंगे सेकंड से, एवरी रीडर हिज हर बुक से। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी रुचि की पुस्तक को पाने का अधिकार देता है। जो उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको बुक मिले इसका अधिकार देता है। इस अधिकार को पूर्ण करने का कर्तव्य या उत्तरदायित्व है डॉक्टर रंगनाथन ने निम्न 4 निकायों को दिए गए हैं। 4 ऐसे पाठ बना दिए इन्होंने कि कैसे ये जो पुस्तक की बात अपन कर रहे हैं यहां पर, ये कैसे डिवाइड होकर काम करे। सबसे पहले है राज्य का उत्तरदायित्व। सबसे पहला क्या है? राज्य का उत्तरदायित्व, जिसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। आप कह रहे हो ना भाई प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो कैसे मिलेगी, किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है? तो पहला है कि जो स्टेट है उसका क्या ऑब्लिगेशन है, उसका क्या उत्तरदायित्व है। उसका पहला उत्तरदायित्व, टोटल हमारे पास जो उत्तरदायित्व है वो कितने हैं? 4। ये संख्या है 4।
चार उत्तरदायित्व में सबसे पहला है राज्य का उत्तरदायित्व है। और राज्य के क्या उत्तरदायित्व है वो हम बात एक के अंदर हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और राज्य सरकार का पहला उत्तरदायित्व है कि वह राज्य पुस्तकालय की स्थापना करे। सबसे पहला उत्तरदायित्व यह है कि स्टेट लाइब्रेरी हो, ठीक है। दूसरा क्या है, राज्य सरकार का दूसरा उत्तरदायित्व है कि वह राज्य पुस्तकालय में उपभोक्ता पुस्तकों की व्यवस्था करे। जो भी उपभोक्ता है, जो भी रीडर्स है, उनके अकॉर्डिंग क्या करे, पुस्तकों की व्यवस्था करे, ठीक है। कि इस तरह के रीडर यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उस टाइप की बुक्स वहां पर अवेलेबल करवाए। उसके बाद आता है राज्य सरकार का तीसरा उत्तरदायित्व है कि वह राज्य में पुस्तकालय अधिनियम को लागू करे। जो लाइब्रेरी का एक्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उसको वो क्या करे, लागू करे, जिससे पुस्तकालय कर प्राप्त हो सके। जिससे पुस्तकालय कर, ये कर का मतलब यहां पर है टैक्स, जो उपकर है वो प्राप्त हो सके, और राज्य अनुदान यानी कि स्टेट ग्रांट भी प्राप्त हो सके। जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक कर जो है वो प्राप्त नहीं होगा। राज्य में पुस्तकालय अधिनियम के आधार पर अन्य श्रेणी के पुस्तकालयों की स्थापना हो सके। जिस तरह से राज्य में स्थापना हुई है पुस्तकालय की, उसी के आधार पर जो बाकी स्थान है जहां पर बहुत क्राउड है, बहुत अच्छे रीडर्स का नंबर है, वहां पर भी नए पुस्तकालय खोले जाए। तो यहाँ पर जो राज्य की एक्टिविटी है उसमें चार पॉइंट्स है कि राज्य के क्या क्या उत्तरदायित्व है। पहली बात तो राज्य के उत्तरदायित्व की बात कौन करेगा, रूल नंबर 2, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। पाठक को पुस्तक तब मिलेगी जब राज्य उत्तरदायित्व ले। राज्य उत्तरदायित्व की चार बातों का लेगा। सबसे पहला जो उत्तरदायित्व है वो है कि भाई जो भी पुस्तकालय है उसकी स्थापना हो। अगर पुस्तकालय होगा ही नहीं, अगर राज्य पुस्तकालय होगा ही नहीं तो पढ़ेंगे कहां। सबसे पहला प्राइमरी लेवल पर उसका राज्य का उत्तरदायित्व है कि एक पुस्तकालय की स्थापना करें। स्थापना कर दी तो दूसरा उत्तरदायित्व क्या है, जो उपभोक्ता है उनके अनुसार पुस्तकों की क्या करें, व्यवस्था करें। दूसरा हो गया, जो भी उपभोक्ता है, जो भी वहां पर रीडर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स की व्यवस्था करें। तीसरा है कि आप वहां पर लाइब्रेरी जो एक्ट है, ठीक है, उसको क्या करें, लाइब्रेरी पुस्तकालय अधिनियम है उसको क्या करें, लागू करें। और चौथा एलिमेंट क्या हो गया, जो भी आपने पुस्तकालय खोला है उसके आधार पर उससे उच्च श्रेणी के, उससे निम्न श्रेणी के, जो भी आपको लगता है जिस लोकेशन पर आपकी स्टेट में जरूरत है वहां पर भी नए पुस्तकालय की क्या की जाए, स्थापना की जाए। तो ये चार एलिमेंट है जो ये सारे के सारे उत्तरदायित्व किसको दिए गए हैं, स्टेट को दिए गए। तो ये तो हो गया पहला बिंदु। हम कह रहे हैं प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, उसमें चार बिंदु है। चार में से पहला हो गया किसका उत्तरदायित्व है, सरकार का, जो राज्य सरकार है उसका उत्तरदायित्व, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका उत्तरदायित्व। उसके बाद अगला है अधिकार का उत्तरदायित्व, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी। 2 नंबर पे आता है अधिकार का उत्तरदायित्व, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का ये उत्तरदायित्व बनता है, अथॉरिटी कौन होती है, जो उसको मैनेज कर रही है, ये उत्तरदायित्व बनता है कि वह प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन करे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये उत्तरदायित्व है कि जो लाइब्रेरियन वो लगा रही है ना वो प्रशिक्षित हो और ऐसे नियमों को सूत्रबद्ध करे जिसका यूजर उनका पालन आसानी से कर सके। जैसे पुस्तकालय सामग्री को समय पर लौटाए या वापस करे, सही और आवश्यक पुस्तकालय सामग्री का अधिग्रहण करे जो उपयोगी है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसे रूल बनाए जो सभी के लिए इजी रहे। और जो वो लाइब्रेरियन फिक्स कर रहे हैं कि भाई ये लाइब्रेरियन है, ये यहाँ पर काम करेगा, तो वो एजुकेटेड बंदा हो, उसने लाइब्रेरी के क्षेत्र में पहले काम किया हो, नॉलेज दिया हो, उस टाइप के बंदे को वहां पर क्या करें, वहां पर जो सीट है, जो मैनेजमेंट है वो उसको दे। तो दूसरा सूत्र हो गया, सॉरी दूसरा बिंदु हो गया अधिकार का उत्तरदायित्व, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा इंग्लिश अगर बात करूं, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ये किस सूत्र से रिलेट करता है, तो आपका आंसर होगा दूसरे सूत्र से रिलेट करता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तीसरा आता है हमारे पास पुस्तकालय कर्मचारियों का उत्तरदायित्व, ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ का क्या उत्तरदायित्व है,
पुस्तकालय के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व है कि वो पुस्तकालय सामग्री का उचित व्यवस्थापन करें और अपने यूजर का सही मार्गदर्शन करें। मृदभाषी स्टाफ स्टाफ के द्वारा सेवा भाव का प्रदर्शन, जो भी यूजर आपका डिमांड कर रहा है आप उस डिमांड को फुलफिल करें और आप उनके साथ शिष्टाचार के साथ बात करें। और यहाँ लिखा हुआ है कि वो कैसा होना चाहिए, मृदभाषी। ऐसे जाते ही ठीक है उसके गड़े बढ़ जाए आते ही, कहीं है किसी किताब चाहिए जाए तो वो तो ऐसे ही सोचेगा कि भाई जरूरत ही नहीं है किताब की, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब स्टाफ कैसा होना चाहिए, मृदभाषी स्टाफ होना चाहिए। स्टाफ के मन में कैसे भाव होने चाहिए, सेवा भाव होने चाहिए कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जितने भी रीडर्स आ रहे हैं मैं उनकी डिमांड्स को नीड्स को फुलफिल करूं, जो उनको बुक चाहिए वो मैं उनको उपलब्ध करवाऊं। अगर मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मैं उनको अप्रोच करूं कि कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जो बुक मांग रहे हैं वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं अगले 2-3 दिन में मंगवाने की कोशिश करूंगा। तो उससे क्या होगा, वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट बिंदु जहां पर पुस्तकालय जो कर्मचारी है उनका उत्तरदायित्व है, ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। उसके बाद आता है पाठकों का उत्तरदायित्व। अब सिर्फ उत्तरदायित्व है सिर्फ वहां पर जो मैनेजमेंट कर रहा है उसी का नहीं है, कोई पाठक ही खड़े हुए आ जाए, ठीक है, किताब है को नहीं, तो इससे आप भी डिस्टर्ब हो सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी रीडर, पुस्तकालय के उपभोक्ताओं या यूजर्स का उत्तरदायित्व है कि वह पुस्तकालय सामग्री को समय पर लौटाए। आप किताब लेके गए हो 3 दिन का बोल के, वो 1 महीना हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। या वापस करें, साथ ही पुस्तकालय सामग्री से दुर्व्यवहार ना करें। हाँ, ठीक है, ऐसे ही उसको किताब को लिया और ऊपर नाम लिख दिया संगीता, अरे भाई थारी को नहीं है किताब। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है कि आप कुछ भी नाम लिख दे उस पे और ऐसे दिल बना दे। ठीक है, ऐसे नहीं करना आप। पुस्तकालय का कैसे उपयोग करना है इसका प्रशिक्षित कर्मचारियों से प्राप्त करें। जो भी ऑलरेडी वहां पर जो स्टाफ काम कर रहा है उनसे पूछे कि भाई मुझे कैसे बुक का यूज करना है, ये उनसे पूछे, उनसे डिस्कस करें। उसके बाद प्रॉपर सिस्टमेटिकली जो बुक्स है उसका क्या करें, यूज करें। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला और लास्ट आता है हमारे पास अन्य राज्यों से समन्वय। जो भी अदर स्टेट है उनके साथ आपका क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। पुस्तकालय सहयोग स्थापित करने में मदद करें। इससे क्या होगा, कोई भी मान लीजिए ऐसी कोई बुक है, ऐसी कोई सर्विसेज है जो बाकी स्टेट काम में ले रहे हैं, तो अगर आपका समन्वय होगा तो उस सर्विस को आप भी काम में ले पाएंगे। तो ये 5 ऐसे ऑब्लिगेशन है, ऐसे उत्तरदायित्व है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से अगर अपन बात करें इन एलिमेंट्स की, उत्तरदायित्व के रूप में तो 4 है और एक अलग से बिंदु जो है वो 5 नंबर पे हमने देखा। उत्तरदायित्व कौन कौन से है, सबसे पहला उत्तरदायित्व किसका है, सबसे पहले तो स्टेट का उत्तरदायित्व, जो राज्य है उसका उत्तरदायित्व है। दूसरा उत्तरदायित्व किसका है जी, जो अथॉरिटी है, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो भी अधिकारी है जो उस मैनेज कर रहे हैं उस लाइब्रेरी को, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेल है उसका उत्तरदायित्व। तीसरा उत्तरदायित्व किसका है, जो स्टाफ लाइब्रेरी स्टाफ है उसका उत्तरदायित्व। और चौथा उत्तरदायित्व किसका है, जो पाठक है जो रीडर है उसका उत्तरदायित्व है। और पांचवी बात है कि जो बाकी पुस्तकालय जो अदर स्टेट के जो पुस्तकालय है उनके साथ आपका क्या हो, समन्वय है। तो ये 5 बिंदु जो है हमें रूल नंबर 2 में क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। लाइब्रेरी कॉपरेशन भी आप इसे कह देते हो। एक बार ये दीजिए बुक, इसमें एडिशनली जो है वो भी बिंदु में बता देता हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे जो सेकंड नंबर रूल इसमें लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट, और इसके नीचे लिखा है गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट लाइब्रेरी से। ठीक है, और इसके लिए मैंने 4 पॉइंट अभी यहां पर आपको मेंशन करवाए हैं कि क्या क्या करना है। पहले तो आपको लाइब्रेरी स्थापित करनी है, लाइब्रेरी स्थापित करने वहां पर जो उपभोक्ता आ रहे हैं उनके अनुसार उनको बुक्स उपलब्ध करवानी है। तीसरा, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी एक्ट लागू करना है। और चौथा, जब आपके लाइब्रेरी एक्ट लागू हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, लाइब्रेरी एक्ट लागू करना है जिससे शेष प्राप्त हो सके। है जी, वो तो हो गया। ठीक है, एक लास्ट बिंदु और था, गवर्नमेंट का क्या उत्तरदायित्व, उसमें 4 बिंदु लिखवाए गए ना। है जी, मैंने 4 बिंदु लिखवाए ना, ये रहा।
अधिनियम के आधार पर अन्य श्रेणी के जो पुस्तकालय वो स्थापित है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी, बुक सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट और बजट। ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर, फॉलो लाइब्रेरी रूल्स। लाइब्रेरी एक्टिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाने रीडर्स के लिए। और उसके बाद आ गया रिसोर्स शेयरिंग, जिसमें मैंने लिख दिया नेटवर्क शेयरिंग। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर जो कम से कम जिसके लिए 30 लाइन लिखी है, उसी के लिए नोटबुक में मैंने मुश्किल से 3 4 5 लाइन में सारी बात कंप्लीट कर दी है। और एक बार जब आप यहाँ समझ लोगे ना, तो ये वाली बात तुरंत पकड़ में आ जाएगी आपकी कि यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए वो किसके लिए लिखे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो थर्ड लॉ है इसके लिए बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड वन। चलिए थर्ड लॉ पे आ जाओ भाई। थर्ड लॉ क्या है? पाठक को तो पुस्तक मिल गई, अब पुस्तक को किससे दिलवाए? पाठक से। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोग के लिए है और दूसरे सूत्र की मांग करता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक अर्थात पुस्तकें सबके लिए। उपरोक्त सूत्र दोनों की सार्थकता के आधार पर यह अपील करता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। इसी आधार पर तृतीय सूत्र को द्वितीय सूत्र का पूरक कहा जाता है, सप्लीमेंट रूल्स ऑफ रूल नंबर 2। ठीक है। इस सूत्र की मांग को पूरा करना इतना आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि पुस्तकें न तो स्वयं पाठक के पास जा सकती है और न ही अपने पाठक को अपने पास बुला सकती है। पाठक को पुस्तक मिले वो तो इजी अप्रोच है, लेकिन हर पुस्तक को उसका पाठक मिले ये इजी अप्रोच नहीं है, ये डिफिकल्ट अप्रोच है। परंतु इन पुस्तकों में निहित सूचना सामग्री को प्रसारित प्रचारित कर या प्रदर्शित कर उनकी ओर आकर्षित कर अवश्य किया जा सकता है। अगर आप इनको बार बार हाईलाइट करें, बार बार लोगों के सामने रखें, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इन बुक्स को जिस रीडर के पास होना चाहिए या इन बुक्स को इनका जो रियल रीडर है वो मिल जाए। जिसे एडवर्टीज क्यों किया जाता है, भाई जिसको जरूरत है वो उसको ये अगर न्यूज मिलेगी तो वो ज्वाइन कर लेगा। हम मान लीजिए कहीं पर ये इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि ये लाइब्रेरी का पेज स्टार्ट हो रहा है, ये एनडीसी का पेज स्टार्ट हो रहा है, या आईए का पेज स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन डालने का पर्पस क्या है? जिसको नीड है वो क्या कर लेगा? ज्वाइन कर लेगा। तो यहां पर भी वही सीन है। अगर कोई भी बुक अगर आप बार बार लोगों के सामने शो कर रहे हो, तो जिसको उस बुक को पढ़ना है वो क्या कर लेगा? उसको अडॉप्ट कर लेगा, आएगा और वो बुक पढ़ लेगा। ठीक है। तो यहां पर जो हमारा थर्ड नियम है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये काफी डिफिकल्ट है, लेकिन हम फिर भी प्रचार प्रसार करके इसको फुलफिल कर सकते हैं। कौन सी बातें हैं जो इसमें ध्यान रखनी है? इनके साथ ही कुछ उपाय अपनाकर इस सूत्र की इति सिद्धि की जा सकती है। इति सिद्धि का मतलब इसको, इसके जो डिमांड्स है उनको फुलफिल किया जा सकता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले तो बुक सिलेक्शन, पुस्तकों का जो चयन है उसकी बात अगर हम करें तो हमेशा आप ऐसी पुस्तकें चयन करें जो पाठक के लिए उपयोगी हो। ऑटोमेटिकली जब आप बुक लेकर आएंगे, अगर वो अप्रोचेबल बुक है तो वैसे ही रीडर उसको पढ़ लेगा। तो बुक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ऐसी पुस्तकें चुने जो आपको लगता है कि ज्यादातर लोग पढ़ेंगे, उन पुस्तकों का आप चयन करें। ओपन एक्सेस टेक्निक, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हैं वो टेक्निक ऐसी होनी चाहिए ओपन एक्सेस। और ये बात हम रूल नंबर 1 में भी करके आए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़ा उसमें भी ये डिस्कस करके आए हैं कि पुस्तकें उपयोग के लिए आपकी प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ओपन एक्सेस। और यहां पर हम कह रहे हैं कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो यहां पर हम यही बात रिपीट कर रहे हैं कि भाई अगर ओपन एक्सेस होगा, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था प्रोडक्ट वाला, ठीक है, तो भाई कोई भी प्रोडक्ट आप तब अप्रोच कर पाएंगे जब आपको किसी तरह का क्लियर नहीं होगा।
तो कोई भी बहुत सारी बुक्स अगर आपके सामने रखी हुई है, जो आपको अच्छी लगेगी आप उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसा आपका इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। निदानी व्यवस्था यानी कि सेल्फ अरेंजमेंट। निदानी व्यवस्था क्या होती है? जैसे ये जो रैंक लगे हुए हैं, ठीक है, इनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? इनका अरेंजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। जो भी रैंक लगे हुए उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे कि इजीली रीडर को देखते ही पता चल जाए, अरे ये मेरे काम की बुक्स तो सारी यहाँ पर पड़ी है। तो क्या होगा? अगर प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तब तो उसको पता चल जाएगा और वो इजीली उस बुक को अप्रोच कर लेगा। अदरवाइज मान लीजिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा, जैसे मैंने कहा बहुत बार, आपने मान लीजिए बुक को उल्टा रख दिया, पता ही नहीं चल रहा उसका टाइटल क्या है, किससे जुड़ी हुई है वो, किस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं लगेगा। उसके बाद है निधानी मार्गदर्शिका, सेल्फ गाइड। जो सेल्फ से जुड़ी हुई गाइड है वो मिलनी चाहिए, कि ये आपके जो रैंक नंबर 1 है इसमें साइंस की बुक्स है, रैंक नंबर 2 है इसमें आर्ट्स की है, रैंक नंबर 3 है इसमें कंप्यूटर साइंस की है, रैंक नंबर 4 है इसमें लिटरेचर की बुक्स है। तो उससे क्या होगा? जिस तरह का रीडर का इंटरेस्ट है उसी तरह से वो उस रैंक को अप्रोच करेगा, और शायद उसमें उस तरह की बुक उसको मिल जाए जो वो पढ़ना चाह रहा है। उसके बाद है रेफरल सर्विस। रेफरल सर्विस परामर्श सेवा आप उसे दे सकते हैं कि भाई इस तरह की रेंज में यहां पर ये बुक आपको मिलेगी जो आप पढ़ना चाह रहे हैं। रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा भी दी जा सकती है। किसी रीडर ने आके आपको कहा कि इस तरह का कंटेंट मुझे पढ़ना है, तो आप संदर्भित कर देंगे उसको कि भाई इस तरह की जो बुक है ये इस बंदे ने लिखी है और ये आपको यहां पर मिल जाएगी, या इसका ये एडिशन है जो आपके काम का है। तो रेफरेंस सर्विस आप उसे दे सकते हैं, जिससे बंदा क्या करेगा? उस बुक को जाके अप्रोच करेगा। मान लीजिए एक बार के लिए आपने अभी ये सारी चीजें मेरे साथ आप डिस्कस करो, आपका अंदर से मन कर रहा है मैं तो चाहता हूं मैं इसको और डीप में पढ़ूं, सर ने जो पढ़ाया है ना उससे भी और ज्यादा डीप एनालिसिस करूं, मैं तो और ज्यादा अच्छे से इसके बारे में पढ़ूं। इवन मेरी तो इच्छा कर रही है कि सर ने जो जहां से ये कंटेंट लिया है मैं तो पूरा कंटेंट ही पढ़ लूं। तो आप आके मुझे बोलोगे, सर आप तो मुझे ये बताओ जो आपने ये पढ़ाया है ना ये कहां से पढ़ाया है, मुझे तो इसको पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा जो डेटा है ना पूरा ही मुझे पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं आपको क्या बताऊंगा? संदर्भ बता दूंगा। मैंने कहा देखो सीधी बात है, अगर आपको ये पूरा कंटेंट पढ़ना है तो मैंने ऐसे आपके सामने रख दिया संदर्भ, कि अगर आपको ये पढ़ना है तो ये 4 ऐसे बिंदु है जहां पर बुक्स के नाम मेंशंस है, वो आप पढ़ सकते हो। पांडे एस के शर्मा पुस्तकालय और समाज शीर्षक के अंतर्गत ग्रंथ अकादमी ने वर्ष 1995 में एक बुक प्रकाशित की थी, उससे मैंने कुछ डेटा लिया। उसके बाद में रंगनाथन एस आर प्री फेज टू लाइब्रेरी साइंस, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1948 में इस पुस्तक का हिंदी संस्करण का अनुवाद जो उमेश दत्त शर्मा ने किया था, उससे मैंने कुछ चीजें ली है। उसके बाद में पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका के शीर्षक के अंतर्गत एशिया पब्लिशिंग हाउस ने 1963 में एक बुक प्रकाशित की थी, उससे मैंने कुछ डेटा लिया है। उसके बाद में रंगनाथन एस आर फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1939। बाद में बंबई एशिया पब्लिशिंग हाउस 1963, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया, वहां से मैंने कुछ लाइंस ली है। तो यहां पर मैंने आपके सामने उन बुक्स के संदर्भ रख दिए कि रेफरेंस क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में और पढ़ना चाहते हो तो यहां पर इन बुक्स में जाके आप बहुत डीप एनालिसिस भी कर सकते। ठीक है, वापिस आ जाते हैं मुद्दे पर। तो अब हमारी ये वाली जो बात है ये आपको समझ में आ गई होगी, रेफरेंस सर्विस दी जा सकती है। इससे क्या होगा? फायदा क्या होगा? मान लीजिए प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस एक किताब है, अभी किसी कॉर्नर में पढ़िए, अभी लास्ट कॉर्नर में पढ़िए, बहुत पुरानी किताब है, 1963 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, उस टाइम इसका ट्रांसलेशन है वो पब्लिश हुआ था, वैसे पब्लिश 1931 में हुई है, तो 1931 में पब्लिश हुई है, तो किसी कॉर्नर में पढ़ी है। अब आप आए और आपने मुझे आके कहा सर ये बताओ ये कंटेंट कहाँ का है, फिर मैंने आपको बताया भैया इसका रेफरेंस मैं आपको बताता हूं, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, 1931 में एक बुक थी फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे ही ये सारी डिस्कशन हमारी हुई, आपने जाके उस बुक को अप्रोच किया। अगर आप मेरे पास आते और मुझसे पूछते ये कंटेंट किस बुक का है सर, मैं कहता मुझे क्या पता, इसका मतलब उस बुक को वो रीडर नहीं मिलता
जो उसको जरूरत थी, उस बुक को रीडर की आवश्यकता थी, ऐसा रीडर जो डीप में पढ़ना चाहता है, वो मेरे पास आए। ठीक है, तो अगर आप रेफरेंस सर्विस देंगे तो आप उस बुक तक पहुंच पाओगे। और वो बुक क्या चाहती, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, ठीक है, कि क्या चाहिए मुझे मेरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी। प्रचार प्रसार करके भी आप इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, बार बार अगर आप किसी बुक को लोगों के सामने हाईलाइट करेंगे तो हो सकता है उसका एक सही यूजर, जो उसका सही पाठक, वो आपको मिल जाए। उसके बाद एक्सटेंशन वाला कार्य का विस्तार करके एक्सटेंशन सर्विस के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, पुस्तकें जो है उनको उसके पाठक से मिलवा सकते हैं। एक्सटेंशन सर्विस क्या होती है, विस्तार सेवा क्या है। जैसे मान लीजिए कोई अभी आपके पास बंदा आया है, वो कहता है कि नहीं सर मुझे तो ये वाली बुक डिजिटल लेवल पर चाहिए, कोई कहता है नहीं मुझे तो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, कोई कहता है नहीं मुझे तो डॉक फॉर्मेट में चाहिए। तो जिस तरह की वो डिमांड कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी सर्विसेज उपलब्ध करवा दें, उसे अपन कहते हैं एक्सटेंशन सर्विस। और वैसे मैंने बहुत कम बताया अभी इसके बारे में, आगे जाकर एक्सटेंशन सर्विस पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन, डिस्प्ले ऑफ न्यू बुक्स। इससे फायदा क्या होगा, लोगों के सामने अगर नई बुक को आप डिस्प्ले करोगे तो लोग अपने आप से अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। ठीक है भाई, आज आप माने या ना माने, मार्केट में जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से 70 to 80% बच्चे मार्केट में जो बुक बाई करते हैं वो कवर के आधार पर बाई करते हैं। आप मानते हो इस बात, 70 to 80% बच्चे जो है वो बुक किस आधार पर बाई करते हैं, कि वो बोलेंगे शॉपकीपर को दिखाओ कौन कौन सी किताब है, फिर उनके कवर देखेंगे वो सब। कंटेंट क्या है वो तो पता ही नहीं है, किसका वैलिड कंटेंट है किसका वैलिड नहीं है। जो कवर है ना वो किसका सबसे तगड़ा है, तो कंटेंट गया भाड़ में, कवर बढ़िया होना चाहिए। कवर देखा और उसी के आधार पर उसको बाई करनी, ये क्या हो रहा है। तो जिस तरह का रीडर उसको चाहिए था बुक को वो मिल गया। ठीक है, अब जो भी बहुत डीप एनालिसिस वाली बुक होती है, उनके जो पेपर्स, फ्रंट पेपर्स होते हैं, उनके जो अपन जिसे मेन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है, जो टाइटल पृष्ठ होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तड़कते भड़कते कौन बनाएंगे, कांस्टेबल वाले पटवारी वाले, ये क्या करते हैं, तड़कते भड़कते एक तो पुलिस की फोटो लगा देंगे बढ़िया, एक टोपी लगा देंगे ऊपर, ठीक है, और उस पर लिख देंगे 1 महीने में करे परीक्षा पास। ठीक है, संपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसी में, इस तरह की 3-4 बातें ऊपर लिख देंगे। जबकि जो भी वैलिड बुक्स होगी वो कभी किसी चीज का दावा करेगी ही नहीं। आप कोई भी अच्छी बुक उठाएंगे, ठीक है, उसमें कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखे होंगे ऊपर कि हम ऐसा दावा करते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत स्टेट बुक जो होगी, सही बुक होगी, उसमें सिर्फ टाइटल होगा, नीचे राइटर का नाम, और वो कोशिश करेगा कितना फॉर्मल रखो इसको, ये कोशिश रहेगी। नए पाठक सदस्यता अभियान, अगर आप क्या चलाए, न्यू रीडर मेंबरशिप कैंपेन चलाए, ऐसे अभियान चलाते रहे नए पाठक वाले, तो भी शायद जो पुस्तकें पढ़ी है बहुत लंबे टाइम से उनको उनके रीडर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे 10 बिंदु हो गए जिनके थ्रू हम इसको अप्रोच करते हैं। अगर आप नोटबुक में आएंगे तो देखिए, नोटबुक में सबसे पहला है ओपन एक्सेस सिस्टम, उसके बाद है सेल्फ अरेंजमेंट, लाइक थिंग्स टू बी प्लेस एट सेम प्लेस, एक तरह की जो चीजें हैं उनको एक साथ रख दिया जाए। स्टॉक वेरिफिकेशन, जो स्टॉक वेरिफिकेशन है वो फॉलो किया जाए। तो ये सेल्फ अरेंजमेंट में क्या क्या कर सकते हो, आप स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हो, जो सिमिलर चीजें हैं उनको एक साथ रख सकते हो। उसके बाद है कैटालॉगिंग यानी कि सूचीकरण, सर्चिंग क्लासिफिकेशन के लिए अरेंजमेंट, और सर्चिंग के लिए कैटालॉगिंग यानी सूचीकरण का आप क्या ले सकते हो, सहारा ले सकते हो। न्यू अराइवल्स, नई पुस्तकों की क्या करनी है, प्रदर्शनी करनी, डिस्प्ले करना है। नो, जो भी नई बुक्स आ रही है उनको क्या करना है, डिस्प्ले करना। बुक सिलेक्शन, पुस्तक चयन जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। रेफरेंस सर्विस, आगे लिखना भूल गया मैं, यहां पर जो शब्द है वो है रेफरल सर्विस एंड रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा एंड संदर्भ कार्य। उसके बाद एक्सटेंशन सर्विस, प्रसार सेवा,
विस्तार सेवा, मोबाइल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑन व्हील, लाइब्रेरी मशीन, ठीक है, इस तरह के जो बिहेवियर है उनको यूज करें। आपने कभी देखा होगा कि हमारे शहर में कभी कभी एक गीता प्रेस की एक वेन आती है और उसमें सारे जो बुक्स है उनको उन्होंने ऐसे डिस्प्ले कर रखा है, और वो वेन ऐसे अलग अलग क्षेत्र में घूमती है, ठीक है, और उस वेन पर वो जो बुक्स है जो डिस्प्ले की हुई है वो सारे बुक्स उसके अंदर अवेलेबल है। तो वो जिस क्षेत्र से निकल रही है वो वहां रुकेगी, 5 मिनट वहां रुकी, फिर आगे आगे फिर 5 मिनट वहां रुकी। तो उस वो पुस्तकालय नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, पुस्तकालय जो है वो एक व्हील पर काम कर रहा है। इसी के लिए यहाँ पर एक काम दिया हुआ है, लाइब्रेरी ऑन व्हील, देखिए एक्सटेंशन सर्विस में, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस वेन के थ्रू घूम घूम कर जो पुस्तक है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो जिस राइटर को जिस तरह की बुक चाहिए होगी, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि धार्मिक किताबें भेज, कहानियों की, अलग अलग तरह की जो भी रिसर्च की बुक्स है, कहानियों की बुक्स है, हिस्टोरिकल बुक्स है, जो लिटरेचर से संबंधित बुक्स है, वो सभी तरह की बुक शो कर देंगे आप। आपको कोई उसमें से बढ़िया लगेगी तो आप ले लेंगे उसको। हाँ, ठीक है, लाइब्रेरी ऑन व्हील, लिब्राशीन और मोबाइल लाइब्रेरी, ठीक है। ये एक्सटेंशन सर्विस मैंने वैसे आपको पहले ही बोल दिया था कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे जाकर इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर सीधा सीधा पूछेगी मोबाइल लाइब्रेरी का संबंध किस नियम से है, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए, थर्ड नियम से है, एवरी बुक इट्स रीडर्स। उसके बाद है पब्लिसिटी, प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप नोटिस बोर्ड का यूज करें, आप डिस्प्ले बोर्ड का यूज करें, आप पेम्पलेट का यूज करें, ब्रोशर का यूज करें, लीफ लाइट का यूज करें, एडवर्टाइज का यूज करें, रेडियो अनाउंसमेंट का यूज करें, स्टोरी आर का यूज करें। इन इन तरीकों से आप पब्लिसिटी कर सकते, क्या कर सकते हो, पब्लिसिटी। अब इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको समझ नहीं रहा है, जैसे लीफ लाइट क्या होती है, लीफ लाइट का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जैसे जब आप किसी रेलवे स्टेशन वगैरह पे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक ऐसे बोर्ड लगा हुआ लाइट का, और उस पे इंफॉर्मेशन चलती रहती है कि भाई ये हुआ ये हुआ, ये वाली गाड़ी जो है वो इस टाइम आएगी, वो है लीफ लाइट। तो आप वहां पर अपने पुस्तकालय में एक लीफ लाइट लगा करके ये नई पुस्तकें आई हैं, तो उस पे लीफ लाइट पे डाल सकते हैं, तो लोगों को पता चल जाएगा, और जिसको पढ़ना होगा वो बुक्स जो है वो आके ले लेंगे। चलिए जी, ब्रोशर होता है जैसे मान लीजिए अगर मैं एक पेज में कोई चीज आपको शो कर रहा हूं, तब तो वो पैम्पलेट हो गया। अगर मैं 10-15 पेजेस में इसे आप हिंदी हिंदी में बोलते हो आदेशिका, ठीक है, जिसमें जैसे आप कॉलेज जाते हो, जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया होगा, तो आपको ऐसे 25-30 पेज की एक छोटी सी किताब दी होगी, जिसमें कॉलेज में कौन कौन से संकाय है, विषय है, वो कैसे कैसे है, उनकी फीसेस क्या, पूरी डिटेल थी। फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से करना है, क्या क्या नियम है, फीसेस जो है वो क्या क्या है, कब से एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन कौन से फैकल्टी है, ये पूरी डिटेल होगी। उसी आदेशिका को ही अपन क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं ब्रोशर। चलिए, अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, और अगला हमारा जो बिंदु आता है वो आता है सेव द टाइम। देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कितनी राम कथा है वो इस नोटबुक में नहीं मिलेगी। नोटबुक में इतनी सी बात मिलेगी कि भैया यहां से प्रश्न आता है, काम की बात, बस ऐसे नहीं कि कितनी बातें अपन लिखें, घुमा फिरा के जो, अगर मैं अभी इस नोटबुक में ये सारी बातें अगर लिख रहा होता तो शायद अभी 5-6 पेज तो भर ही जाते हैं, ठीक है, वो आपको नहीं करना। आप अगर देखेंगे, एक दो, काम खत्म, 2 पेज में आपके 5 लॉज जो है वो खत्म है, और सारी बात भी इंक्लूड है वो, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर पे आते हैं हमारा, और 4 नंबर है पाठकों का समय बचाए। अब मैं जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, पाठकों का समय बचाए, इट मीन सेव द टाइम ऑफ रिटर्न। कैसे बचाया जा सकता है, वो सारे बिंदु चर्चा करने वाले हैं कि पाठकों का समय कैसे बचाया जा सकता है। पुस्तकालय विज्ञान का ये सूत्र पुस्तकालय में आने वाले अपने पाठकों का इस बात का पुरजोर समर्थन करता है
कि पाठक का समय किसी भी सूरत दशा में व्यर्थ नष्ट ना होना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो यूजर के मन मस्तिष्क पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जहां तक संभव हो पाठक का समय बचाने को पूर्ण प्रयास किया जाए। पाठक का पुस्तकालय में प्रवेश करते ही पाठक को इस बात की बेचैनी शुरू हो जाती है कि उसको सूचना या प्रलेख या ग्रंथ शीघ्र ही मिल जाए। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, ठीक है, जो भी उसको प्रलेख डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर जो भी उसको पुस्तक ग्रंथ चाहिए, वो उसको तुरंत उसको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। और यदि यूजर को इंतजार करना पड़ता है अथवा वह समय जो यूजर को सूचना प्राप्त करने में व्यतीत हुए हैं या लगे, वास्तविक समय को हम वस्तुनिष्ठ समय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइम कहते हैं, जबकि दूसरा समय जो कि होता है सब्जेक्टिव टाइम, कि वह समय है जो पाठक या यूजर के मनप्रीत या विपरीत, अच्छा या बुरा प्रभाव पर निर्भर करता है। पहले तो ये पूरी बात समझे क्या है। एक बंदा है जो आपके पुस्तकालय में आया और आते ही उसने आपसे क्वेश्चन किया, ठीक है, कि सर आप मुझे ये बताइए कि ये पुस्तक कहां पर मिलेगी। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्षणिक समय में शॉर्ट टाइम में इसका आंसर रिप्लाई किया जा सकता। आप उसका ही आंसर नहीं दे पा रहे और उसको जितना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, यूजर आता और आपको बोलता सर आज तक रंगनाथन से संबंधित जितनी किताबें हैं वो किस किस रैंक में मिलेगी, वो बताओ मुझे। तो क्षणिक समय में नहीं हो सकता। अगर उसने साथ में रख रखी है तो एक मुद्दा अलग है, ठीक है, या फिर वो आपको बोल दे कि जीव विज्ञान से संबंधित और कृषि विज्ञान से संबंधित और फिजिक्स की जितने भी किताबें हैं वो कहां कहां पर है सर मुझे बताइए। तो इस तरह का मूवमेंट क्या हो गया, ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, इसे हम कह देंगे सब्जेक्टिव, जिसमें व्याख्या की जरूरत। आगे जाकर लाइब्रेरियन जो है वो एक तरह से रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम करेगा, ठीक है, वो आंसर भी करेगा। जो यूजर्स आएंगे ना वहां पर, जो भी लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहे हैं, वो प्रश्न करेंगे लाइब्रेरी से ये क्या है वो क्या है, तो उनका उत्तर भी देगा वो। तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे उसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव। जो व्याख्या करनी है जिसमें वो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जिसका उत्तर आपको एक शब्द में या एक लाइन में दे। तो अगर आपसे कोई यूजर आ रहा है और वो आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव थॉट रख रहा है, मतलब उसको सीधी सीधी बात है कि ये किताब चाहिए, और उसको आप सर्च करने में आधा घंटा ले लेते हो और पता चले कि उसको तो सिर्फ एक लाइन पढ़नी थी उस किताब में, तो वो क्या होगा, वो मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब फील करे, बुरा फील कर सकता है, उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि लाइफ जो भी पाठक आ रहा है उसका क्या करें, समय बचाए। इस सूत्र को सार्थक बनाने के लिए कुछ उपायों को अपनाया जाए तो ये अवश्य ही हम लक्ष्य को पा सकते हैं, जिसमें और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि पाठक का समय बचाए, उसमें हम सक्षम हो सकते हैं। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर, सबसे पहला है लोकेशन। जो भी आपके पुस्तकालय का लोकेशन है और पुस्तकालय के लोकेशन के अलावा जो आपके बुक्स के लोकेशन है वो प्रॉपर। पुस्तकालय का लोकेशन तो भवन की लोकेशन की बात नहीं है, यहाँ यहाँ लोकेशन की बात कौन सी है, जो भवन का लोकेशन है वो तो है ही, साथ में जो आपके रेक शेल्फ है उनके जो लोकेशन है वो प्रॉपर, वो सिस्टमेटिक। तो एक तो अगर भवन नजदीक होगा उससे समय बच जाएगा, और जब वो अंदर आ रहा है तो जो भी डिमांडेड बुक्स है उनको आप पास में रखें ताकि तुरंत निकाल कर आप दे देंगे, तो उससे भी क्या होगा, उसका समय बच जाएगा। उसके बाद ओपन एक्सेस टेक्निक, सीधा सीधा कि भाई आराम से जो भी रीडर है वो आपके यहाँ पर आया और सामने ही सारी किताबें रखी हुई या सारी रेंज में ऐसे किताबें सामने प्रदर्शित की हुई है, दिख रही है सामने से, तो यूजर क्या करेगा, जाएगा और तुरंत ही उस बुक को ले लेगा। तो ये है ओपन एक्सेस सिस्टम। इससे भी क्या होगा, उसका समय बचेगा। सेल्फ अरेंजमेंट, प्रॉपरली सेल्फ जो है प्रॉपरली रेंज में सारे बुक्स अरेंज होंगे, तो उससे भी क्या होगा, समय बचेगा, हम तुरंत उस बुक को कलेक्ट कर पाएंगे। सेल्फ गाइड, तो सेल्फ गाइड सेल्फ अरेंजमेंट दोनों शब्द अपन पहले वाले सूत्र में भी पढ़ के आए हैं, यानी कि जो पाठक पुस्तक है उसको उसका क्या मिले, पाठक मिले, सभी पुस्तकों को उसका पाठक मिले, उसमें भी ये डिस्कशन अपन करके आए, सेल्फ अरेंजमेंट और सेल्फ गाइड। उसके बाद है निर्गम आगम प्रक्रिया, चेक इन चेकआउट प्रोसेस। जो चेक इन चेकआउट प्रोसेस है वो आपका क्या होना चाहिए, बहुत ही इजी होना चाहिए।
जिससे उसका क्या हो जाए, समय बच जाए। उसके बाद है रेफरल सर्विस। जो रेफरल सर्विस है, परामर्श सेवा है, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे तुरंत उसको जो भी उसके डाउट्स है, डिमांड्स है, वो फुलफिल हो जाए, उससे भी उसका क्या होगा, समय बचेगा। रेफरेंस सर्विस, उससे भी समय बचेगा। नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन आप कर दीजिए, उससे भी क्या होगा, समय बचेगा। अब अगर आप आते हैं तो यहां पर देखिए 4 नंबर रूल में लिखा हुआ है, एक तो लाइब्रेरी लोकेशन, उसके बाद ओपन एक्सेस सिस्टम, शेल्फ अरेंजमेंट, रेफरेंस सर्विस, कैटालॉगिंग, AACR 2 और ट्रिपल सी, ये जैसे कैटालॉगिंग के मैंने एग्जाम्पल लिखे। उसके बाद बिब्लियोग्राफी, सर्कुलेशन यानी कि आदान प्रदान विभाग होना चाहिए, जो क्या करे, चार्ज और इश्यू करे, चार्ज डिस्चार्ज करे, इश्यू रिटर्न करे, उसके लिए एक प्रॉपर विभाग होना चाहिए। जैसे सर्कुलेशन के लिए हम पद्धति यूज करते हैं न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम और ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, दो तरह के सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, जो नेवार्क जो चार्जिंग सिस्टम है, इसको 1900 में बनाया था जॉन कॉटन डाना ने। ठीक है, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। और ब्राउन चार्जिंग सिस्टम है, इसको 1895 में नीना ई ब्राउन ने बनाया था बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे नीचे एग्जाम्पल लिख ली याद रखने के लिए। तो आपको बिंदु कौन से ध्यान में रखने हैं, तो सर्कुलेशन, बिब्लियोग्राफी, कैटालॉगिंग, रेफरेंस सर्विस, सेल्फ अरेंजमेंट, ओपन सिस्टम और लाइब्रेरी लोकेशन, ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दी चीजें जो है वो सिमिलर है, जो अलग है आपको उनको याद रखना है कि ये वाली बात सिर्फ इसी में आई है, उस बात को आपको नोटिस करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, पुस्तकालय एक वर्धनशील ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ये जनरली आपको लिखा हुआ मिलता है बुक्स वगैरह में। इसका बहुत ही सरल सा अर्थ है, पुस्तकालय का चहुमुखी विकास, बहुत अच्छे से इसका डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। चहुमुखी विकास का सीधा सा मतलब उन 4 घटकों या तत्वों से है जो इस सूत्र को चरित्रार्थ करते हैं। वो 4 घटक कौन कौन से हैं? वे घटक तत्व है, प्रथम पुस्तकालय भवन या उसका आकार। पहला घटक जो है, ये घटक आपको याद रखने की 4 जो घटक है वो कौन कौन से है। तो पहला तो हो गया आपके पुस्तक भवन या उसका आकार। दूसरा जो घटक है वो है पुस्तक संग्रह, जो आपने बुक स्टोरेज है, पुस्तक संग्रह, वो दूसरा घटक हो गया। उसके आधार पर ही ये बढ़ पाएगा। अब यहाँ पर जितने घटक बनाए जा रहे हैं वो इस आधार पर बनाए जा रहे हैं कि इसको डेवलप कैसे किया जाए। तीसरा घटक है पाठक, और चौथा घटक है कर्मचारी। और समय अनुसार इन चारों में वृद्धि होती रहे। वृद्धि के पूर्ण अर्थ को समझने के लिए, वृद्धि यानी कि ग्रोथ जो एक सतत प्रक्रिया है, जिसका सीधा सा संबंध किससे है, जीव विज्ञान से। यही मैंने आपको समझाया था ऑर्गेनिज्म वाली बात। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब जीवाश्म से है, जीव से है। जीव जो है वो हमेशा क्या करता है, ग्रोथ करता है। उसी तरह से तो इसमें जो पहला एलिमेंट है इसका, वो तो क्या है, जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है, पहला जो है वो तो क्या हो गया, लाइब्रेरी बिल्डिंग। इसके बाद जो दूसरा है वो क्या हो गया, जो दूसरा है वो हो गया हमारा पुस्तक संग्रह। ठीक है, और जो तीसरा है वो हमारे पास हो गया पाठक यानी कि रीडर। और चौथा हमारे पास हो गया कर्मचारी यानी कि स्टाफ। तो अगर ये चारों चीजें हमेशा डेवलप हो रही है, इसका मतलब पुस्तकालय का विकास हो रहा है। बिल्डिंग में डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसकी बनावट में, उसके आकार में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी स्टोरेज में डेवलप हो रहा है। जितनी किताबें पहले थी, अगली साल अगर उससे ज्यादा किताबें, इसका मतलब उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। रीडर पहले 10 थे, अब अगर 15 हो गए, इसका मतलब उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। स्टाफ पहले 5 का था, अब 7 हो गए, इसका मतलब उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये 4 एलिमेंट है जो पुस्तकालय को क्या बनाएंगे, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो जी, संस्था नहीं है, ये मैं यही कह रहा हूं, ये जनरली बुक्स में लिखा होता है, ये ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब तो बात आ गई संदर्भ की। ठीक है, और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले चाइल्ड ग्रोथ। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो विजिबल होता है, वैसे ही पुस्तकालय का जो डेवलपमेंट होता है वो भी विजिबल होता है। जैसे एक चाइल्ड ग्रोथ करता है, वैसे ही
जो पुस्तकालय वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे एक चाइल्ड ग्रोथ करता है वैसे ही पुस्तकालय ग्रोथ करता है। एडल्ट ग्रोथ, ठीक है, जिस तरह से एडल्ट ग्रोथ करता है, जैसे फैसिलिटी, यूजर ग्रोथ, रिसोर्स, वर्कशॉप, सेमिनार, स्टाफ, सीडी रोम, ठीक है, ये सारे भी किसके पार्ट है, ये भी आपकी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट है। वीडिंग ऑफ बुक्स, वीडिंग ऑफ बुक्स का मतलब जो भी बिना काम की किताबें हैं उनको हटाओ, उसे कहते हैं वीडिंग आउट करना। तो वीडिंग ऑफ बुक्स का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय यूजलेस थिंग्स, जो भी बिना काम की चीजें उनको क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, खत्म किया जाए, उसे कहते हैं वीडिंग ऑफ बुक्स। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वीडिंग ऑफ बुक्स का संबंध किससे है? यह ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म से, लाइब्रेरी से ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। आपसे पूछा जाता है सीडी रोम का संबंध किससे है? तो सीडी रोम जो है वो डेवलपमेंट की बात आ गई। तो जितने भी टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, मैंने पहले भी एक दिन आपको समझाया था कि जो टेक्निकल वर्ड्स है वो किसके अंतर्गत आएंगे, फिफ्थ लॉ के अंतर्गत आएंगे, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे जो 5 लॉ है लाइब्रेरी साइंस के वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो ये इनका संदर्भ है। और मैंने संदर्भ क्यों लिखा, क्योंकि मैं प्लेगरिज्म की श्रेणी में नहीं आना चाहता। ऐसे नहीं कि मैं प्लेगरिज्म का पार्ट बन जाऊं। जब हमें पता है प्लेगरिज्म क्या होता है, तो हमें क्या करना है, संदर्भित करना है। जो भी डेटा अगर आप किसी बुक से ले रहे हो तो आपको बताना है मैंने ये डेटा इस बुक से लिया है। तो अपन ने एक संदर्भ डाल दिया, इसका मतलब अब हम प्लेगरिज्म की श्रेणी में नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए जी, तो ये हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट।